16वीं शताब्दी, इटली का फ्लोरेंस शहर। एक ऐसा दौर जब सत्ता तख्तों पर नहीं, खंजरों की धार पर टिकी थी, जहां दोस्ती का मतलब धोखा और वफादारी का मतलब अवसरवाद बन चुका था। राजनीति शतरंज नहीं थी, वह एक रणभूमि थी, जहां जीतने के लिए चालें नहीं, जाल बिछाए जाते थे। इसी उथल पुथल वाले युग में जन्मा था एक ऐसा विचारक जिसने सत्ता को उसकी असलियत में देखा, बिना रंग रोगन के, बिना नैतिकता के मुखौटे के। उसका नाम था निकोलो मैकियावेली। निकोलो मैकियावेली। वह कोई राजा नहीं था, न ही कोई सेनापति, पर उसने बादशाहों को यह सिखाया कि राजा कैसे बना और बचा जाता है। उसकी सबसे चर्चित पुस्तक द प्रिंस, राजा, आज भी सत्ता और रणनीति के पाठ में सबसे ऊपर है। पर उसका एक वाक्य, एक विचार आज भी कानों में सीसा घोल देता है। It is better to be feared than loved if you cannot be both. अगर तुम दोनों नहीं हो सकते, प्यार किए जाने वाले और डराए जाने वाले, तो बेहतर है कि लोग तुमसे डरें। यह वाक्य सिर्फ एक सलाह नहीं है, यह सत्ता की कड़वी सच्चाई है। अब आइए इस सोच को गहराई से समझते हैं, एक कहानी, एक दर्शन और हमारे समय की परछाइयों के साथ। भाग 1, प्यार की सीमा और डर की गहराई। कल्पना कीजिए एक राजा की, जो अपने प्रजाजनों से बेहद प्रेम करता है। वह उदार है, न्यायप्रिय है, हर किसी की मदद करता है और चाहता है कि हर कोई उससे सच्चे मन से प्रेम करे। लेकिन जैसे ही संकट आता है, युद्ध, विद्रोह या सत्ता का कोई विरोध, वही लोग जिनसे वह प्रेम करता था, सबसे पहले उसे छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि प्यार एक भाव है जो परिस्थितियों के साथ बदलता है। जब तक लाभ है तब तक प्रेम है, जैसे ही असुविधा आई लोग भाग जाएंगे। मैकियावेली कहता है कि मनुष्य स्वभाव से मतलबी हैं। जब तक उन्हें लाभ मिलता है वे वफादार रहेंगे, पर जैसे ही खतरा आएगा वे अपने अपने रास्ते पकड़ लेंगे। डर इसके विपरीत एक स्थायी भावना है। डर का मतलब है परिणामों की आशंका। डर एक सीमा तय करता है। डर इंसान को सीमा में रखता है। इसलिए यदि कोई राजा चाहता है कि उसकी सत्ता सुरक्षित रहे, तो उसे अपने लोगों से डर बनाकर रखना चाहिए, प्रेम नहीं। भाग 2, डर की मनोविज्ञान। क्यों काम करता है यह तरीका? 1, डर स्थिर होता है, प्यार अस्थिर। मैकियावेली का कहना है कि इंसान का स्वभाव बदलता रहता है। आज जो लोग तुम्हें पसंद करते हैं, वही कल तुम्हारे सबसे बड़े विरोधी बन सकते हैं। पर डर एक ऐसी भावना है जिसे बार बार नहीं बदलना पड़ता। एक बार पैदा हुआ डर लंबे समय तक बना रह सकता है। 2, डर नियंत्रण देता है, प्यार अपेक्षा। प्यार एक उम्मीद जगाता है कि तुम भी उसी प्रेम का जवाब दोगे। लेकिन डर में ऐसी कोई अपेक्षा नहीं होती, वहां केवल परिणामों की चेतावनी होती है। मैकियावेली के शब्दों में, डर एक ऐसा हथियार है जो शांति में भी सत्ता को बनाए रखता है और युद्ध में भी राज करता है। भाग 3, कहानी, जब प्रेम ने सत्ता छीनी और डर ने उसे लौटाया। चलिए अब इसे एक कहानी से समझते हैं। यह कहानी है फ्लोरेंस के एक काल्पनिक राजा लियोनार्डो की। लियोनार्डो एक दयालु और न्यायप्रिय राजा था। उसने कर घटाए, अनाज सस्ता किया और हर गरीब को छत और भोजन दिलवाया। लोग उसे जनता का राजा कहते थे। वह चाहता था कि हर कोई उसे दिल से चाहे, लेकिन उसकी यही दयालुता उसकी कमजोरी बन गई। एक दिन उसके ही सेनापति ने उसके विरुद्ध विद्रोह कर दिया और जनता, वे खामोश रही। किसी ने भी लियोनार्डो के पक्ष में आवाज नहीं उठाई। राजा हैरान था, मैंने इन सब के लिए क्या नहीं किया? पर सच यह था, लोग उससे प्रेम करते थे, पर उसके लिए मरने को तैयार नहीं थे। राजा को गद्दी से हटाया गया। लेकिन कुछ वर्षों बाद जब वह निर्वासन से लौटा, तब उसने खुद को बदला। अब वह वही व्यक्ति था, पर भावनाओं से नहीं, रणनीति से चलता था। उसने विद्रोहियों को खत्म किया, डर का वातावरण बनाया और फिर सत्ता दोबारा हासिल की। अब लोग उससे फिर डरते थे और यही डर उसकी नई सत्ता की नींव था। भाग 4, आधुनिक उदाहरण, तानाशाह, नेता और हम। मैकियावेली की यह सोच आज भी राजनीति और समाज में जिंदा है। व्लादिमीर पुतिन, रूस, प्यार या लोकतंत्र से नहीं, वह अपने मजबूत डर और नियंत्रण के कारण सत्ता में है। कई सीईओ और कंपनियां प्यार से नहीं, अपने कर्मचारियों में परफॉर्मेंस फियर से उनका वर्चस्व कायम रहता है। पेरेंटिंग में भी कई बार बच्चे माँ बाप के प्यार से नहीं, उनके डर से अनुशासन में रहते हैं। सवाल ये नहीं है कि यह सही है या गलत, सवाल यह है कि क्या यह काम करता है? उत्तर है हाँ, और यही मैकियावेली का सच है। भाग 5, क्या सिर्फ डर ही काफी है? मैकियावेली ये भी कहता है कि शासक को क्रूरता और दयालुता के बीच एक संतुलन रखना चाहिए। डर बहुत अधिक हो जाए तो विद्रोह हो सकता है, पर अगर डर और सम्मान का मिश्रण हो तब सत्ता अडिग रहती है। इसलिए
डर ऐसा हो जो सम्मान पैदा करे पर नफरत नहीं। निष्कर्ष, क्या हमें भी डर से रिश्ते निभाने चाहिए? नहीं, मैकियावेली की फिलॉसफी सिर्फ राजा या सत्ता के लिए है, आम जीवन के लिए नहीं। पर एक गहरा सबक इसमें छुपा है। जब भी आप नेतृत्व करें, कंपनी, समाज या परिवार में, प्यार जरूरी है पर नियंत्रण उससे ज्यादा। जब भी आप किसी को प्रभावित करना चाहें तो सामने वाला आपकी दयालुता का फायदा न उठाए, इसके लिए एक सीमा बनानी होगी, और वो सीमा डर से तय होती है। मैकियावेली हमें यह नहीं सिखाता कि अच्छा कैसे बने, वह हमें सिखाता है कि अच्छा रहकर भी सत्ता कैसे कायम रखें। अगर तुम्हें चुनना ही पड़े तो बेहतर है कि लोग तुमसे डरें बजाय इसके कि वे तुमसे प्रेम करें। शायद यही कारण है कि आज भी मैकियावेली को दुनिया का पहला पॉलिटिकल रियलिस्ट कहा जाता है। उसने नैतिकता से परे जाकर सत्ता की नग्न सच्चाई लिख, जो आज भी उतनी ही कड़वी है जितनी 500 साल पहले थी। अंत सही है तो साधन भी सही है। निकोलो मैकियावेली का सबसे खतरनाक लेकिन सच्चा दर्शन, जब नैतिकता हार गई और यथार्थ ने राज किया। इतिहास वो नहीं होता जो नैतिक हो, इतिहास वो होता है जो जीत जाता है। जिसने युद्ध जीता वही राजा कहलाया, जिसने छल से भी तख्त पाया वही नायक बना, जिसने जनता को सपना दिखाया और सत्ता ले ली वही राजनीति का आर्किटेक्ट कहलाया। निकोलो मैकियावेली इतिहास का वो लेखक, विचारक और राजनीतिक रणनीतिकार था जिसने सच्चाई को उसी रूप में दिखाया जैसी वो होती है, नंगी, कठोर और निर्दयी। उसने लिखा, The ends justify the means। अगर तुम्हारा उद्देश्य बड़ा, नेक और प्रभावी है तो उसे पाने के लिए उठाया गया हर कदम जायज है। ये विचार जितना खतरनाक लगता है उतना ही कारगर भी है। आइए इसे कहानी, दर्शन और आधुनिक उदाहरणों के जरिए गहराई से समझते हैं। भाग 1, इस सोच के पीछे की असली सच्चाई। मैकियावेली मानता था कि राजनीति में जीत सबसे जरूरी चीज है। राजनीति का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि राजनीति सत्ता की लड़ाई है और युद्ध में जीतने वाले से कोई नहीं पूछता कि उसने कैसे जीता। मैकियावेली के शब्दों में, एक शासक का मुख्य कर्तव्य है सत्ता को बनाए रखना और राज्य की स्थिरता को सुरक्षित रखना। अगर उसे इसके लिए छल, धोखा या हिंसा का सहारा लेना पड़े तब भी वह उचित है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैकियावेली बुराई को बढ़ावा देता है, बल्कि वह कहता है कि जब तक उद्देश्य बड़ा है, जैसे कि राज्य की रक्षा, शांति की स्थापना या सत्ता की स्थिरता, तब तक अगर रास्ता थोड़ा गंदा भी हो तो चलेगा। भाग 2, कहानी, जब एक धोखा एक देश को बचा गया। चलो एक कहानी से इसे समझते हैं। राजा एड्रियन की कहानी। एड्रियन एक छोटे से राज्य का शासक था। उसका राज्य शांति में था, लेकिन एक पड़ोसी राजा क्रोनस उसकी भूमि पर कब्जा करने की योजना बना रहा था। एड्रियन को पता चला कि क्रोनस की सेना बहुत बड़ी है और अगर युद्ध हुआ तो हार निश्चित थी। अब उसके पास 2 विकल्प थे, या तो युद्ध करे और वीरता से मरे, या फिर राजनीति खेले, भले ही उस राजनीति में छल हो। एड्रियन ने दूसरा रास्ता चुना। उसने क्रोनस को शांति वार्ता का प्रस्ताव भेजा, और जैसे ही क्रोनस अपनी सेना के बिना अकेले संधि पर हस्ताक्षर करने आया, एड्रियन ने उसे बंदी बना लिया। राज्य बच गया। लोगों ने पहले उसे धोखेबाज कहा, लेकिन जैसे ही उनकी जमीन, उनके घर और उनका जीवन सुरक्षित रहा, वे उसे उद्धारकर्ता कहने लगे। मैकियावेली यही कहता है, यदि तुम्हारा लक्ष्य राज्य को बचाना है तो उसे पाने के लिए उठाया गया हर कदम सही है। भाग 3, नैतिकता बनाम परिणाम। क्या वाकई यह सोच गलत है? मानव सभ्यता नैतिकता से चलती है पर राजनीति परिणाम से। मैकियावेली इस अंतर को बारीकी से समझता था। वह कहता है, अगर तुम सच्चाई के रास्ते चलकर सत्ता खो बैठो तो तुम्हारी नैतिकता किसी काम की नहीं, लेकिन अगर तुम सत्ता में रहकर लोगों के लिए अच्छे परिणाम लाओ, भले ही रास्ता अनैतिक हो, तो वही श्रेष्ठता है। यह सोच अजीब लग सकती है, लेकिन आइए अब इसे आधुनिक उदाहरणों से देखें। भाग 4, आधुनिक दुनिया में मैकियावेली। एक भारत की राजनीति में चुनावी रणनीति। राजनीति में वादे, घोषणाएं, जोड़ तोड़, ये सब केवल एक लक्ष्य के लिए होते हैं, सत्ता। और जब वह सत्ता मिल जाती है तो लोग परिणामों को देखते हैं, न कि वो वादे जो पूरे नहीं हुए। एक नेता अगर सत्ता में आने के लिए जातिगत समीकरणों का खेल खेले और फिर सत्ता में आकर गरीबों के लिए क्रांतिकारी काम करे, तो क्या वो गलत कहलाएगा? नैतिक रूप से हाँ, पर व्यवहारिक रूप से नहीं। 2, अमेरिका द्वारा हिरोशिमा पर परमाणु बम। 1945, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया। लाखों लोग मारे गए। ये इतिहास का सबसे अमानवीय कदम था, पर अमेरिका का तर्क था, अगर ये युद्ध लंबा चलता तो और भी करोड़ों लोग मारे जाते। हमने युद्ध को जल्दी खत्म करने के लिए ये किया। यह तर्क मैकियावेली की सोच से मिलता है। अंत, युद्ध का अंत सही है तो साधन, बमबारी भी सही माने जाएंगे। 3 कंपनियों और बिजनेस में रणनीति। बहुत सी बड़ी कंपनियां अपने प्रतिस्पर्धियों को खत्म करने के लिए लॉबिंग,
अधिग्रहण या कभी कभी गुप्त प्रचार प्रोपेगेंडा का सहारा लेती हैं। मकियावेली के अनुसार अगर तुम्हारा लक्ष्य कंपनी को आगे बढ़ाना है और लाखों लोगों को नौकरी देना है तो रास्ते में थोड़ा चालाक होना गुनाह नहीं है। भाग 5, आलोचना और विवाद। मकियावेली की इस सोच पर दुनिया भर में आलोचना हुई। कई धार्मिक, नैतिक और दार्शनिक विचारकों ने कहा कि ऐसा विचार समाज को अमानवीय बना देगा। लेकिन मकियावेली कभी नहीं कहता कि धोखा ही हर हाल में करो। वह कहता है यदि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है तब अनैतिक रास्ते अपनाना जायज है। उसे केवल एक ही चीज की चिंता थी, राज्य बचे, सत्ता कायम रहे। भाग 6, व्यक्तिगत जीवन में यह सोच। अब सवाल यह है कि क्या हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी मकियावेली की इस सोच को अपनाएं? क्या हम अपने रिश्तों में, करियर में या संघर्षों में यह कह सकते हैं कि अंत सही है तो साधन भी सही है? यह सवाल बहुत व्यक्तिगत है, लेकिन एक बात तय है, अगर आप जीवन में कोई बड़ा उद्देश्य लेकर चल रहे हैं तो कई बार आपको ऐसे कदम उठाने पड़ सकते हैं जो दिखने में अच्छे नहीं लगते, पर परिणाम बड़े और सकारात्मक होते हैं। मकियावेली की यह बात हमें सिखाती है कि सत्ता केवल उन्हीं के पास रहती है जो निर्णय लेने से नहीं डरते, भले ही वो निर्णय नैतिक रूप से सही न लगें। इस सोच का मतलब ये नहीं कि हर अपराध जायज है, बल्कि इसका मतलब है अगर उद्देश्य महान है, जैसे कि शांति, सुरक्षा, विकास, तो रास्ते में आने वाले नैतिक उलझनों से डरना नहीं चाहिए। दुनिया आदर्श से नहीं चलती, दुनिया सत्ता से चलती है, और सत्ता वही रख सकता है जो सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश न करे, बल्कि समझे कि कब कठोर बनना जरूरी है। निकोलो मकियावेली ने हमें यह दिखाया कि दुनिया जैसी है वैसी दिखनी चाहिए, न कि वैसी जैसी हमें चाहिए। If your vision is pure and your goal is noble, don't fear the dirt on the road. अगर तुम्हारा मकसद पवित्र है तो रास्ते की धूल से मत डरो। राजनीति का कोई धर्म नहीं होता। मकियावेली का सबसे कड़वा लेकिन सच्चा दर्शन। जब नैतिकता सत्ता से टकराती है, कल्पना कीजिए एक ऐसा राजा जो हर निर्णय से पहले अपने ईश्वर से सलाह लेता है, जो युद्ध से पहले पूजा करता है, जो अपने लोगों के साथ ईमानदार, दयालु और धार्मिक है। और फिर कल्पना कीजिए उसका दुश्मन जो किसी भी हद तक जा सकता है सत्ता पाने के लिए, छल, धोखा, हत्या या लालच तक। आप ही बताइए, इन दोनों में से कौन बचेगा? निकोलो मकियावेली बिना किसी लाग लपेट के कहता है, Politics has no relation to morals. राजनीति का नैतिकता से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ एक कथन नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक खिंचाई है उस भ्रम की जिसमें हम सोचते हैं कि नेता वही सही है जो नैतिक हो। पर मकियावेली का कहना है, सत्ता को बनाए रखने के लिए नेता को अच्छा नहीं, चालाक होना चाहिए। भाग 1, राजनीति एक युद्ध है, नैतिकता नहीं, रणनीति चलती है। मकियावेली के अनुसार राजनीति एक तरह का सतत युद्ध है। वो कहता है, राजनीति में तुम या तो शिकारी हो या शिकार, बीच का कोई रास्ता नहीं। और युद्ध के मैदान में कोई यह नहीं पूछता कि तुमने दुश्मन को कैसे मारा, केवल यही पूछा जाता है कि तुम जीते या नहीं। राजनीति का कार्य है सत्ता को पाना, सत्ता को बनाए रखना और सत्ता से परिवर्तन लाना। अगर इन कार्यों में नैतिकता आड़े आए तो मकियावेली उसे त्यागने की सलाह देता है। भाग 2, कहानी। जब एक संत राजा ने सत्ता गंवाई। राजा हरमन की कहानी। हरमन एक बेहद धार्मिक और नैतिक राजा था। वह हर निर्णय से पहले प्रजा की भलाई सोचता, झूठ बोलने से डरता और दुश्मनों को क्षमा कर देता। उसके राज्य में हर तरफ धार्मिकता और आदर्शवाद की हवा बहती थी। लेकिन उसके पड़ोसी राज्य का शासक कैलन उसकी इस अच्छाई को कमजोरी मानता था। कैलन ने गुप्त रूप से हरमन के मंत्रियों को रिश्वत देकर तोड़ा, प्रजा के बीच अफवाहें फैलाईं और एक नकली युद्ध की योजना बनाई। हरमन ने कभी झूठ नहीं बोला, कभी जवाबी साजिश नहीं रची। वह नैतिक रहा और हार गया। राज्य चला गया, महल लूटा गया और हरमन को वनवास में भेज दिया गया। मकियावेली यही समझाना चाहता है, राजनीति में नैतिकता तभी तक मायने रखती है जब तक वह सत्ता में रुकने में मदद करे। भाग 3, राजनीति में नैतिकता का दिखावा। मकियावेली ने एक और बड़ी बात कही, It is not necessary for a prince to be morally good. It is only necessary to appear to be. राजा को वास्तव में नैतिक होना जरूरी नहीं, बस उसे नैतिक दिखाई देना चाहिए। राजनीति में नैतिकता एक मुखौटा है जिसे नेता तब पहनता है जब उसे जनता की सहानुभूति चाहिए। जैसे ही काम निकल जाए वह मुखौटा उतर जाता है। उदाहरण, चुनाव से पहले मैं गरीबों के लिए लड़ूंगा, चुनाव जीतने के बाद नीति बदलाव के नाम पर कॉर्पोरेट डील्स। मकियावेली कहता है कि नेता को सिंह और लोमड़ी दोनों बनना आना चाहिए। सिंह ताकत का प्रतीक, लोमड़ी चालाकी का प्रतीक। यदि कोई नेता सिर्फ नैतिक हो तो वह सिर्फ एक भला आदमी रहेगा, शासक नहीं। भाग 4, आधुनिक राजनीति में मकियावेली की आत्मा। 1, पाकिस्तान और अमेरिका की कूटनीति। अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंक के खिलाफ लड़ने के नाम पर अरबों डॉलर की मदद दी और फिर उन्हीं आतंकवादियों पर ड्रोन अटैक किया जिनके खिलाफ पाकिस्तान सिर्फ दिखावटी लड़ाई लड़ रहा था। यह राजनीति थी, न नैतिकता न दोस्ती,
केवल हित। 2. भारत की राजनीतिक पार्टियां। हर चुनाव से पहले नेता मंदिर जाते हैं, रोजा खोलते हैं, गुरुद्वारों में झुकते हैं। क्या उन्हें सच में धर्म से प्रेम है या यह दिखावे की नैतिकता है ताकि वोट मिले? मकियावेली की किताब द प्रिंस यही कहती है। जनता नैतिकता देखना चाहती है और नेता दिखाना जानता है। भाग 5। क्या सचमुच राजनीति का कोई धर्म नहीं होता? ये सवाल आम जनता के दिल को चीरता है। क्या हम किसी ऐसे सिस्टम पर भरोसा करें जहां नैतिकता का कोई स्थान ही नहीं? पर मकियावेली कहता है, अगर तुम्हें चुनाव करना हो, एक नैतिक राजा जो सत्ता से बाहर हो या एक व्यावहारिक राजा जो शासन चला रहा हो, तो राज्य को वो चाहिए जो राज्य कर सके, भले ही वो नैतिक ना हो। राजनीति का मूल धर्म है सत्ता को स्थिर रखना, व्यवस्था को बनाए रखना। यदि कोई शासक ईमानदार है लेकिन निर्णय नहीं ले पा रहा, तो राज्य अराजक हो जाएगा। और अगर कोई कठोर है पर स्थिरता ला रहा है, तो वही सही शासक है। भाग 6। व्यक्तिगत जीवन में क्या यह सोच काम करती है? मकियावेली की यह सोच केवल राजनीति के लिए है, पर इससे हमें यह सीख मिलती है, हर रिश्ते, हर कंपनी, हर समाज में केवल नैतिकता से काम नहीं चलता। कभी कभी कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं जो नैतिक नहीं दिखते पर जरूरी होते हैं। उदाहरण, एक पिता जो अपने बच्चे को सख्ती से पढ़ाता है, भले ही बच्चा उसे कठोर कहे, पर बाद में वही बच्चा सफल होता है। यहां भी नैतिकता की जगह जिम्मेदारी ने काम किया। निकोलो मकियावेली का यह विचार, राजनीति का कोई धर्म नहीं होता, कड़वा है, असहज है, पर सच है। राजनीति वही कर सकता है जो नैतिकता से ऊपर उठकर प्रभाव की बात करे, न कि भावना की। मकियावेली ने हमें यह सिखाया कि दुनिया जैसी है, उसमें जीते वही हैं जो उसके नियमों को समझते हैं, और उन नियमों में नैतिकता सिर्फ एक साधन है, लक्ष्य नहीं। राजनीति मंदिर नहीं है जहां तुम केवल सच्चाई लेकर जाओ, ये रणभूमि है जहां जीतना ही धर्म है। मकियावेली का दर्शन आज भी राजनीति की आत्मा में जिंदा है, हर देश की संसद में, हर नेता की जुबान पर और हर रणनीति के पीछे। अब यह हम पर है, क्या हम सच्चाई देखना चाहते हैं या सच्चाई का भ्रम? एक शासक को यह सीखना होगा कि अच्छाई हमेशा काम नहीं आती। मकियावेली का चौंकाने वाला लेकिन यथार्थवादी सिद्धांत, भूमिका, जब अच्छाई ही सत्ता की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए, एक बच्चा राजा बनता है। वह मां से सीखी हर नैतिक बात याद रखता है, सच बोलो, दया करो, सबके साथ समान व्यवहार करो। राजा बनते ही वह प्रजा की सेवा में जुट जाता है, कर कम करता है, शत्रु राज्यों से मित्रता करता है, दंड की जगह क्षमा देता है। पर धीरे धीरे वही प्रजा उसकी पीठ पीछे कहने लगती है, कमजोर राजा है, बहुत सीधा है, दबाव में झुक जाएगा। और फिर एक दिन एक विरोधी उसके ही दरबार में उसकी गद्दी छीन लेता है। क्यों? क्योंकि वह राजा बहुत अच्छा था। निकोलो मकियावेली ने 500 साल पहले यह सच्चाई समझ ली थी। A ruler must learn how not to be good. एक शासक को यह सीखना चाहिए कि हर बार अच्छा बनना जरूरी नहीं होता। अब आइए इस धारणा को गहराई से समझते हैं, एक कहानी, एक दर्शन और एक कटु यथार्थ के माध्यम से। भाग 1। मकियावेली का यह खतरनाक विचार क्यों जरूरी है? मकियावेली कहता है कि राजनीति, युद्ध और सत्ता, इन क्षेत्रों में अच्छाई का मतलब कमजोरी बन सकता है, क्योंकि लोग अच्छाई को कमजोरी समझते हैं। विरोधी उस अच्छाई का दुरुपयोग करते हैं, शासक की नरमी को उसकी सीमा मान लेते हैं। इसलिए एक शासक को यह जानना चाहिए कि कब दयालु बनना है और कब निर्दयी, कब सच बोलना है और कब चुप रहना है, कब क्षमा देना है और कब तलवार निकालनी है। भाग 2। कहानी, जब अच्छाई से सत्ता खोई गई। राजा लुसियस की कहानी। लुसियस एक आदर्शवादी राजा था। वह न्यायप्रिय था, अत्यंत धर्मनिष्ठ और प्रजा का सच्चा सेवक। उसने जेलों से कैदियों को रिहा किया, दंड नीति को नरम किया, यह सोचकर कि अगर वह प्रेम देगा तो प्रजा उससे प्रेम करेगी। पर हुआ उल्टा, अपराध बढ़े, मंत्रियों में अनुशासन टूटा, पड़ोसी राज्यों ने उसे कमजोर समझा। एक दिन उसका सेनापति क्राइवेन, जिसे उसने कभी दंडित नहीं किया, उसके खिलाफ तख्ता पलट कर देता है। लुसियस कहता है, मैंने तो किसी के साथ अन्याय नहीं किया। पर क्राइवेन मुस्कुराता है, यही तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। भाग 3। मकियावेली के शब्दों में, अच्छाई को सीमित मात्रा में रखो। मकियावेली मानता है कि एक अच्छा शासक तभी तक अच्छा रह सकता है जब तक उसकी अच्छाई सत्ता को कमजोर न करे। वह सलाह देता है कि शासक को दयालुता को हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, आदत की तरह नहीं। दंड देना आना चाहिए, वरना अपराधी निर्भय हो जाते हैं। लोगों के सामने अच्छा दिखाई देना चाहिए, पर जरूरत पड़ने पर कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यानी एक शासक को अच्छा आदमी नहीं, संतुलित रणनीतिकार बनना चाहिए। भाग 4। आधुनिक राजनीति और यह दर्शन। 1। व्लादिमीर पुतिन, रूस। उसकी आलोचना होती है कि वह कठोर है, असंवेदनशील है, पर मकियावेली की नजर से देखें तो वह सत्ता को स्थिर रखने वाला शासक है जो जानता है कब कठोर होना है। 2।
नेहरू बनाम इंदिरा गांधी, भारत। नेहरू आदर्शवादी थे, दुनिया से मित्रता, नैतिकता और मानवता के मूल्यों पर चलते थे। इंदिरा गांधी ने कड़े निर्णय लिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, इमरजेंसी जैसी कठोर नीतियां। एक को इतिहास में नरम प्रधानमंत्री कहा गया, दूसरी को लोहे की महिला। मकियावेली शायद कहता, इंदिरा सत्ता की असली विद्यार्थी थी। भाग 5, अच्छाई की सीमाएं। व्यक्तिगत जीवन में भी यह सिद्धांत सिर्फ राजाओं और नेताओं के लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जो किसी समूह, परिवार या संगठन का नेतृत्व करता है। एक मैनेजर अगर हर बार कर्मचारियों को माफ करता रहेगा तो टीम में अनुशासन नहीं बचेगा। एक पिता अगर बच्चे की हर गलती पर मुस्कुरा देगा तो बच्चा सही गलत की पहचान नहीं कर पाएगा। एक प्रेमी अगर हर बार त्याग करता रहेगा तो उसका प्यार बोझ समझा जाएगा। मकियावेली हमें सिखाता है, सीमित मात्रा में अच्छाई एक आभूषण है, लेकिन असीमित अच्छाई एक जाल है। भाग 6, कहानी जब एक निर्दयी निर्णय ने राज्य बचा लिया। रानी आर्बेला की कहानी। उसके राज्य में विद्रोह की आग लग चुकी थी। एक मंत्री ड्रायन उसकी योजनाओं को दुश्मन को लीक कर रहा था। आर्बेला जानती थी ड्रायन उसके बचपन का मित्र था, पर अगर वह उसे क्षमा करती तो पूरा राज्य खो जाता। उसने उसे सार्वजनिक रूप से फांसी पर चढ़वाया। प्रजा में खौफ फैल गया, पर सत्ता बच गई। बाद में उसने खुद कहा, मैंने अपने मित्र को मारा ताकि मैं अपने राज्य को न मरने दूं। यही मकियावेली का दर्शन है। भाग 7, क्या अच्छाई का कोई स्थान नहीं है? है, लेकिन सीमित। मकियावेली यह नहीं कहता कि शासक को राक्षस बन जाना चाहिए। वह कहता है, तुम इंसान बनो, लेकिन जब हालात मांगे तो शेर भी बन जाओ और लोमड़ी भी। राजा वही सफल है जो जनता को लगता है कि वह नेक है, पर अंदर से जानता है कि कब नियम तोड़ने हैं, कब शक्ति दिखानी है, कब अच्छे इंसान के मुखौटे को उतार फेंकना है। एक अच्छा राजा वही है जो अच्छे दिखने के बावजूद जरूरी समय पर बुरा बनने से न डरे। मकियावेली का यह दर्शन आज की दुनिया में भी उतना ही प्रासंगिक है। पेरेंटिंग में, नेतृत्व में, व्यवसाय में, रिश्तों में और सबसे अधिक राजनीति में। जो सिर्फ अच्छा बनने की कोशिश करता है वह दुनिया की साजिशों से हार जाता है। यदि तुम्हें सत्ता कायम रखनी है तो हर बार अच्छा बनना छोड़ो और बुद्धिमानी से निर्णय लेना सीखो। मकियावेली हमें सिखाता है कि नैतिकता अच्छी है, पर सत्ता की कुर्सी पर बैठने के बाद केवल नैतिकता पर बैठा नहीं जा सकता। जो केवल अच्छा बने रहना चाहता है वह भीड़ में एक आम इंसान रह जाता है, लेकिन जो तय करता है कब अच्छाई दिखानी है और कब कठोर बनना है, वही असली शासक होता है। नेक दिखना नेक होने से ज्यादा जरूरी है। मकियावेली का सबसे चौंकाने वाला लेकिन यथार्थवादी दर्शन, भूमिका, सच्चाई, भ्रम और सत्ता की राजनीति। एक नेता मंच पर आता है, गले में माला, माथे पर तिलक, होठों पर वचन और आंखों में करुणा। लोग तालियां बजाते हैं। वो सोचते हैं कितना अच्छा इंसान है, लेकिन पर्दे के पीछे वही इंसान सौदे कर रहा है, विरोधियों को दबा रहा है और अपनी सत्ता को मजबूत करने की चालें बुन रहा है। अब सवाल यह है, क्या वो अच्छा है या सिर्फ अच्छा दिखता है? मकियावेली कहता है, It is better to appear virtuous than to be virtuous. नेक दिखना नेक होने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि लोग तुम्हारे भीतर नहीं देखते, वे तुम्हारा चेहरा देखते हैं। दुनिया सच्चाई पर नहीं, छवि पर विश्वास करती है। अब आइए इस विचार को एक कहानी, एक दर्शन और आधुनिक यथार्थ के साथ समझते हैं। भाग 1, मकियावेली का यह विचार इतना कटु क्यों है? मकियावेली दुनिया को जैसा है वैसा देखता है, न कि जैसी होनी चाहिए वैसी। वह कहता है, सच्चाई और नैतिकता सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं। राजनीति और सत्ता की असल जरूरत है छवि, इमेज। यदि तुम वास्तव में नेक हो लेकिन लोगों को वह दिखता नहीं तो उनका विश्वास खो दोगे। और अगर तुम केवल नेक दिखते हो तब भी तुम उन्हें अपने साथ रख सकते हो। यानी राजनीति में सच्चाई से ज्यादा असरदार है भ्रम। भाग 2, कहानी जब एक झूठी छवि ने एक राज्य को जीत लिया। राजा सेबेस्टियन की कहानी। सेबेस्टियन सत्ता में आने से पहले एक भ्रष्ट राजकुमार था। वह हर प्रकार के व्यसनों में लिप्त था, लेकिन एक दिन उसे एहसास हुआ कि यदि वह जनता की नजर में नहीं बदला तो तख्त उससे छिन जाएगा। उसने खुद की नेकी की ब्रांडिंग शुरू की। मंदिरों में जाने लगा, दान पुण्य करने लगा, धर्म गुरुओं से आशीर्वाद लेने लगा, गरीबों को दर्शन देने लगा। प्रजा को लगने लगा राजा तो देवता समान हो गया है, जबकि असल में उसके निर्णय अब भी राजनीति से प्रेरित थे, धर्म से नहीं। पर इस भ्रम ने उसे बचा लिया। राज्य बच गया, सत्ता भी और सम्मान भी। मकियावेली यही कहता है, दुनिया को वह दिखाओ जो वह देखना चाहती है, असलियत को अपने पास रखो। भाग 3, क्यों नेक दिखाई देना ज्यादा प्रभावशाली है? 1, जनता के पास समय नहीं होता सच्चाई जानने का। लोग नेता या राजा के मन में झांक कर नहीं देखते, वे सिर्फ उसका व्यवहार, वेशभूषा और वाणी देखते हैं। मकियावेली कहता है, Most people judge with their eyes,
not with their mind. 2. छवि बनती है दोहराव से और दोहराव भरोसा पैदा करता है। अगर तुम बार बार अच्छे दिखो तो भले ही भीतर कुछ भी हो, दुनिया मान लेगी कि तुम अच्छे हो। 3. सच्चाई कभी कभी असहज होती है लेकिन भ्रम सुखद लगता है। एक सच्चा नेता कभी कभी कठोर निर्णय लेता है जो जनता को दुखी कर सकते हैं, पर अगर वही नेता विनम्रता का मुखौटा पहन ले तो लोग उस कठोरता को भी प्रजा की भलाई समझते हैं। भाग 4, आधुनिक राजनीति में इस विचार की झलक। 1. चुनावों से पहले के धार्मिक दौरे। नेता अचानक मंदिरों, गुरुद्वारों और मस्जिदों में जाने लगते हैं, दिखाते हैं कि वे सर्वधर्म संभव रखते हैं, पर यह सब दिखने का खेल होता है, क्योंकि चुनाव जीतने के बाद वही नेता धार्मिक संतुलन भूल जाते हैं। 2. सोशल मीडिया पर अच्छा इंसान बनने की होड़। फोटो खिंचवाते हुए एक गरीब को खाना देते नेता, कैमरे के फ्लैश के बाद वही गरीब वहीं पड़ा रहता है और नेता निकल जाता है। असलियत नहीं, छवि बिल्कुल, और आज की दुनिया में छवि ही जीतती है। भाग 5, व्यक्तिगत जीवन में ये दर्शन कैसे काम करता है। ये विचार सिर्फ राजनीति में नहीं, हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी उतना ही सच है। इंटरव्यू में आप वास्तव में सक्षम हो या ना हो, लेकिन अगर आप प्रेजेंटेबल और कॉन्फिडेंट दिखते हैं तो आपको चुना जा सकता है। रिलेशनशिप्स में अगर आप अपने पार्टनर को संवेदनशील दिखते हैं, भले ही भीतर आपको समझ कम हो, तब भी वह आपको समझदार मानेगा। सोशल मीडिया पर लोग सुखी, सफल और स्मार्ट दिखते हैं, भले ही अंदर से टूटे हों। माकियावेली का दर्शन कहता है, दुनिया वो नहीं देखती जो तुम हो, वह देखती है जो तुम उन्हें दिखाते हो। भाग 6, आलोचना। क्या ये दोगलापन नहीं है? हाँ है। माकियावेली पर सबसे ज्यादा यही आरोप लगता है, वह छल कपट सिखाता है, लेकिन वह साफ कहता है, यदि सत्ता को टिकाए रखने के लिए तुम्हें मुखौटा पहनना पड़े तो उसे पहन लो, क्योंकि सत्ता खोकर नेक रहना किसी काम का नहीं। वह नैतिकता को खारिज नहीं करता, वह केवल यथार्थ को प्राथमिकता देता है। भाग 7, सच्चाई और छवि का संतुलन। असली कला यही है। माकियावेली नहीं कहता कि तुम सिर्फ नकली बनो, वह कहता है सच्चा बनो, पर उसकी जरूरत सबको नहीं बतानी चाहिए। वफादार रहो, लेकिन ये दिखाओ कि तुम कठोर भी हो सकते हो। धार्मिक रहो, लेकिन उसका इस्तेमाल राजनीति में करना सीखो। यानी अंदर से जो हो वो रहो, पर बाहर वही दिखाओ जो जरूरी है। निकोलो माकियावेली का यह सिद्धांत निक दिखना नेक होने से ज्यादा प्रभावी है। दुनिया के उस चेहरे को उजागर करता है जो आज भी वैसा ही है जैसे सदियों पहले था। दुनिया सच्चाई नहीं, ब्रांडिंग खरीदती है। राजा वही बनता है जो जनता के मन को जीतता है, और जनता मन नहीं, आंखों से निर्णय करती है। अगर तुम्हें लोगों का समर्थन चाहिए तो नेक बनने से पहले नेक दिखना सीखो। माकियावेली का यह विचार हमें सिखाता है, सत्य जरूरी है, लेकिन अगर वह दुनिया को न दिखे तो वो व्यर्थ है। नेता, शिक्षक, प्रेमी, व्यवसाय, हर कोई अगर अपनी छवि को सही तरीके से पेश करे तो उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और यही है माकियावेलियन कला, धोखा नहीं, छवि का प्रबंधन। भीड़ को नियंत्रित करना है तो उनके सोचने का तरीका बदल दो। माकियावेली का छठा रहस्य, जब सत्ता का खेल आंखों से नहीं दिमाग से खेला जाता है। कल्पना कीजिए, एक राजा की प्रजा भूखी है, बेरोजगार है, असंतुष्ट है, लेकिन फिर भी वो राजा की तारीफ करती है, उसे भगवान का अवतार मानती है। क्यों? क्योंकि राजा ने रोटी नहीं बल्कि सोच पर नियंत्रण किया है। निकोलो माकियावेली ने सदियों पहले यह समझ लिया था, टू कंट्रोल द मैसेस, कंट्रोल देयर परसेप्शन। भीड़ को नियंत्रित करना है तो उनकी सोच पर काबू पाओ। यह सिर्फ एक राजनीतिक सिद्धांत नहीं, बल्कि सत्ता के सबसे खतरनाक और गुप्त हथियारों में से एक है। भाग 1, सोच पर नियंत्रण, शक्ति की असली कुंजी। माकियावेली के अनुसार तुम तलवार से लोगों को थोड़े समय तक दबा सकते हो, लेकिन उनकी सोच को नियंत्रित करके उन्हें हमेशा के लिए गुलाम बना सकते हो। भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, भीड़ खुद से नहीं सोचती, वह वही मानती है जो उसे बार बार बताया जाता है। इसीलिए जो नेता दिखावे को सच बना सकता है वही भीड़ का मालिक बन जाता है। भाग 2, कहानी, जब परसेप्शन ने सच्चाई को हरा दिया। राजा डैरस की कहानी। उसके राज्य में भयंकर सूखा पड़ा था, अनाज नहीं था, जल संकट था, लोग आक्रोशित थे। डैरस जानता था कि अगर अब विरोध हुआ तो तख्त हिल जाएगा। उसने अनाज नहीं बांटा, पानी नहीं लाया, उसने बस कहानी बेची। हर गली में उसने ढोल बजवाए, हम पर स्वर्ग से परीक्षा ली जा रही है। राजा तपस्या कर रहा है ताकि ईश्वर खुश हो। हर मंदिर, हर चौराहे पर लोगों को यह कथा सुनाई जाने लगी, और धीरे धीरे प्रजा ने अपनी भूख को त्याग मान लिया। राजा डैरस ने सच्चाई नहीं बदली, सोच बदल दी। और यही था माकियावेली का सिद्धांत। लोग सच्चाई नहीं चाहते, उन्हें एक ऐसी कहानी चाहिए जिसमें वे विश्वास कर सकें। भाग 3, आधुनिक राजनीति में परसेप्शन कंट्रोल। बॉक, मीडिया का उपयोग, आधुनिक युग की तलवार। माकियावेली के समय राजा लोगों से सीधा संवाद नहीं कर पाता था, इसलिए उसे छवि का सहारा लेना पड़ता था।
आज के नेताओं के पास टीवी, अखबार, सोशल मीडिया है। वे कैमरे के सामने गरीब को खाना खिलाते हैं, एक ट्वीट से देशभक्ति जगा देते हैं, एक न्यूज एंकर की आवाज में विद्रोह को देशद्रोह बना देते हैं। उदाहरण, किसी योजना के फेल होने पर सरकार कहती है हम सुधार के रास्ते पर हैं। महंगाई पर कहती है यह वैश्विक संकट है लेकिन हम सबसे बेहतर संभाल रहे हैं। लोग वास्तविकता भूल जाते हैं और परसेप्शन के जाल में फंस जाते हैं। भाग 4, धर्म, डर और राष्ट्रवाद। परसेप्शन को हथियार कैसे बनाया जाता है। 1, धर्म का उपयोग। राजा कहता है मैं ईश्वर का सेवक हूं और फिर उसके हर निर्णय को धार्मिक कर्तव्य बना दिया जाता है। लोग सवाल नहीं करते क्योंकि अब राजा के खिलाफ बोलना शास्त्र धर्म के खिलाफ बोलना। 2, डर का इस्तेमाल। अगर कोई नेता लोगों को यह यकीन दिला दे कि बाहर दुश्मन है, अंदर गद्दार है और मैं ही रक्षक हूं, तो लोग उसकी हर नीति को सही मानने लगते हैं। 3, राष्ट्रवाद का चश्मा। जब भी सरकार विफल हो, देश खतरे में है कि हवा फैला दो। लोग सवाल नहीं पूछेंगे बल्कि सवाल पूछने वालों को ही गद्दार कह देंगे। मकियावेली के शब्दों में, भीड़ की आंखों में पर्दा डालो, वे खुद आगे बढ़कर तुम्हें राजा बना देंगे। भाग 5, सोच को बदलने की तकनीकें। मैकियावेलियन टूल किट। पिक रेपिटेशन, बार बार एक बात कहना। हम विकासशील नहीं, विकास कर चुके हैं। यह वाक्य अगर 100 बार दोहराया जाए तो लोग सच मानने लगते हैं। 2, सिंबलिज्म, प्रतीकवाद। झंडा, राष्ट्रगीत, वीरता की तस्वीरें। जब भी सत्ता लड़खड़ाए ये प्रतीक सामने लाओ, भीड़ भावनाओं में बह जाएगी। 3, हीरो वर्शिप, महापुरुष की छवि बनाना। राजा को आम आदमी नहीं, मसीहा दिखाओ, फिर वह जो भी करे भीड़ उसकी पूजा करेगी, चाहे वह गलती क्यों ना हो। भाग 6, व्यक्तिगत जीवन में परसेप्शन कैसे काम करता है। यह सिद्धांत केवल राजनीति में नहीं बल्कि हमारे व्यक्तिगत जीवन में भी काम करता है। 8, जॉब इंटरव्यू। अगर आप आत्मविश्वासी दिखते हैं, अच्छा बोलते हैं और पेशेवर लगते हैं तो आप भले ही औसत हों फिर भी चुन लिए जाते हैं। तो सोशल मीडिया प्रोफाइल। लोग वहां हकीकत नहीं, ब्रांडिंग दिखाते हैं। महंगी गाड़ियां, मुस्कुराते चेहरे, रोमांटिक रिश्ते, जबकि अंदर से वे टूटे हो सकते हैं। पर लोग वही मानते हैं जो दिखता है। मकियावेली कहता है तुम्हारी असलियत मायने नहीं रखती, तुम्हारी छवि रखती है। भाग 7, आलोचना और नैतिक चिंता। मकियावेली की इस सोच की आलोचना बहुत हुई। विचारकों ने कहा यह लोगों को धोखा देना है, लेकिन मकियावेली जवाब देता है अगर तुम सत्ता में हो और लोगों की भलाई के लिए उन्हें कोई झूठी परिकल्पना दे रहे हो तो वह झूठ एक जरूरी भ्रम है। वह ये नहीं कहता कि सच्चाई गलत है, वह कहता है कि सच्चाई अक्सर अप्रिय होती है और नेता को यह समझना चाहिए कि भीड़ असुविधाजनक सच्चाई नहीं, सुंदर झूठ पसंद करती है। भाग 8, नैतिकता और परसेप्शन का संतुलन। माकियावेली कोई राक्षसी राजनीति का समर्थक नहीं था। वह यह नहीं कहता कि हर चीज छल से करो। वह कहता है जब तक सच्चाई तुम्हारे पक्ष में है उसे बोलो, जब वह तुम्हारे खिलाफ हो तो परसेप्शन को साधो। राजनीति, नेतृत्व और शक्ति, इनमें नैतिकता अकेले नहीं चलती। इमेज, इल्यूजन और कंट्रोल, ये 3 हथियार जरूरी हैं। निकोलो माकियावेली का यह सिद्धांत, टू कंट्रोल द मैसेज, कंट्रोल देयर परसेप्शन, सत्ता का सबसे सूक्ष्म लेकिन सबसे असरदार मंत्र है। दुनिया विचारों से नहीं, उन विचारों की प्रस्तुति से चलती है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उसे बांधने की जरूरत नहीं, उसे एक चश्मा पहना दो और वो वही देखेगी जो तुम दिखाना चाहते हो। सत्ता वो नहीं होती जो हाथ में हो, सत्ता वो होती है जो लोगों के दिमाग में बसी हो। मकियावेली हमें सिखाता है हकीकत को कैसे इस्तेमाल किया जाए और इल्यूजन को कैसे गढ़ा जाए। नेतृत्व सिर्फ निर्णय लेने का नाम नहीं, सोच गढ़ने की कला है। और अंत में, अगर तुम परसेप्शन को नियंत्रित कर सको तो भीड़ तुम्हारे लिए मरने को तैयार हो जाएगी, बिना यह जाने कि वो मर क्यों रही है। तो ये था निकोलो माकियावेली का दर्शन, कड़वा पर सच्चा। एक ऐसा दर्शन जो हमें नायक नहीं, यथार्थ का शासक बनाता है। उसने हमें यह नहीं सिखाया कि दुनिया कैसी होनी चाहिए, बल्कि ये बताया कि दुनिया जैसी है उसमें कैसे जिया जाए, कैसे सत्ता को समझा जाए, कैसे भीड़ को पढ़ा जाए, कैसे नेतृत्व को केवल आदर्श नहीं रणनीति से भी चलाया जाए। माकियावेली ने पूछा नहीं था कि तुम अच्छे हो या बुरे, उसने बस यह पूछा क्या तुम सत्ता के योग्य हो। अब सवाल आपके सामने है, क्या आप भी दुनिया को वैसा दिखाते हैं जैसा आप भीतर हैं, या आप जानते हैं कि जिंदगी में छवि इरादे से बड़ी होती है। क्योंकि अंत में सच्चाई वही टिकती है जिसे दुनिया सच मानती है, और सत्ता उसी के पास रहती है जो उसे संभालना जानता है, चाहना नहीं। अगर आपको यह दर्शन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप ऐसे ही गहरे विचारों में उतरना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपने सुना माकियावेली को जैसे आज की दुनिया को सुनना चाहिए था। अब आप सोचिए, आप राजा बनना चाहते हैं या सिर्फ अच्छा इंसान।